ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वह सेहतमंद आदतें अपनाने की बात हो, करियर में तरक्की की या फिर व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाने की। बदलाव कुछ ऐसा है जिसकी हम हमेशा कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार हम इन बदलावों को लंबे समय तक बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। शुरुआत में हमारे इरादे मजबूत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम प्रेरणा खो देते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? और सबसे जरूरी बात, इन रुकावटों को कैसे पार किया जा सकता है? कैटी मिल्कमैन अपनी किताब में यह समझाने की कोशिश करती हैं कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। जिस तरह से हम बदलाव की कोशिश करते हैं, उसका बहुत असर होता है। हमें उन मानसिक बाधाओं को समझने की जरूरत है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। ऐसा करने से हम बेहतर रणनीतियां अपना सकते हैं जो बदलाव को आसान बनाती हैं। मिल्कमैन उन तरीकों पर जोर देती हैं जो हमें टाल मटोल, प्रेरणा की कमी, बुरी आदतों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से उबरने में मदद कर सकते हैं। इस किताब का विश्लेषण आपको उन खास रणनीतियों के बारे में बताएगा जो बदलाव को आसान बनाती हैं। हम देखेंगे कि टाल मटोल की आदत को कैसे छोड़ें, नई आदतें कैसे बनाएं, अपनी प्रेरणा को ऊंचा कैसे रखें और मुश्किलों के समय में सही रास्ते पर कैसे टिके रहें। ये तरीके, जो मानव व्यवहार के विज्ञान पर आधारित हैं, हमें एक नया और व्यावहारिक तरीका सिखाते हैं जिससे हम स्थायी बदलाव कर सकते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, यह समझना कि बदलाव क्यों मुश्किल है। बदलाव लाने का पहला कदम यह समझना है कि यह इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम में से कई लोग पूरी कोशिश करने के बावजूद अपने जीवन में स्थायी बदलाव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ आम मानसिक बाधाएं हमारे व्यवहार को बदलने में रुकावट डालती हैं। इनमें शामिल हैं काम को टालना, तुरंत संतुष्टि चाहना और अपनी आदतों या परिचित चीजों से चिपके रहना। हम बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से आराम चाहता है और असुविधा से बचने की कोशिश करता है। बदलाव करने के लिए हमें अपने आरामदायक जोन से बाहर आना पड़ता है, जो मुश्किल और डराने वाला लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो वह मुश्किल लग सकती है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और हमारा दिमाग इसे असुविधाजनक मानता है। इस असुविधा के कारण हम बदलाव को टाल देते हैं। एक और बड़ी रुकावट है काम को टालना। जब हमें कोई बड़ा या कठिन काम करना होता है तो हम उसे बाद के लिए टाल देते हैं। सोचते हैं कि भविष्य में हमें अधिक प्रेरणा मिलेगी या हम इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे आप अपने घर की सफाई को टाल सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा काम लगता है। आप खुद से कहते हैं कि कल इसे करेंगे जब आपको ज्यादा ऊर्जा होगी, लेकिन टालने से काम और बड़ा और कठिन लगता है, जिससे इसे करना और मुश्किल हो जाता है। आदतों और परिचितता का असर। बदलाव मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं, भले ही वे हमारे लिए फायदेमंद न हों। इसे डिफॉल्ट प्रभाव कहा जाता है, जहां हम सबसे आसान और आरामदायक विकल्प चुनते हैं, जैसे कुछ न करना या अपनी पुरानी आदतों को जारी रखना। आदतें दोहराने से बनती हैं, इसलिए जब हम कुछ बार बार करते हैं तो वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अच्छी आदतें जैसे दांत ब्रश करना हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि वह बिना ज्यादा सोचे के जा सकते हैं, लेकिन बुरी आदतें जैसे बेमतलब नाश्ता करना या काम के बीच सोशल मीडिया देखना हमें उस चक्र में फंसा देती है जो बदलाव लाने में रुकावट डालती है। बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना कठिन होता है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो पुरानी आदतें फिर से लौट आती हैं। इन मानसिक रुकावटों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि आखिर क्यों बदलाव मुश्किल है
और हम इसके समाधान पर ध्यान दे सकते हैं। नंबर 2, टाल मटोल पर काबू पाना, फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करना। टाल मटोल बदलाव की राह में सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे बाद में करने के लिए टालना आसान हो जाता है। हम खुद से कहते हैं कि हम बाद में इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की देरी एक ऐसा चक्र बना देती है जिससे काम कभी पूरा नहीं होता। इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करना। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट क्या है? फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसमें कुछ खास समय या तारीखें हमें नई आदतें शुरू करने या बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। इन खास पलों में नए साल का पहला दिन, जन्मदिन या हफ्ते की शुरुआत जैसे मौके होते हैं। ये मौके हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर नए साल में नए संकल्प बनाते हैं क्योंकि साल की शुरुआत एक नई शुरुआत की तरह महसूस होती है। इसी तरह सोमवार को एक नए हफ्ते की शुरुआत मानते हुए लोग खुद को आहार, व्यायाम या नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। यह असर आपको अपने पुराने व्यवहार से दूर रखकर भविष्य की नई संभावनाओं की ओर बढ़ने में मदद करता है। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट का इस्तेमाल कैसे करें? फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको नए साल या किसी बड़ी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय अपना फ्रेश स्टार्ट मोमेंट बना सकते हैं। जैसे आप महीने के पहले दिन या छुट्टी के बाद एक नई आदत शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। एक खास समय तय करके आप अपनी प्रेरणा बढ़ा सकते हैं और बदलाव लाने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप अपनी नई आदत शुरू करने के लिए कोई खास तारीख तय करें, जैसे कि अगले हफ्ते की शुरुआत या मौसम के बदलने का पहला दिन। इससे आपको एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है और यह बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। आप पूरे साल में कई छोटे छोटे फ्रेश स्टार्ट मोमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे हर सोमवार को एक नई शुरुआत मान सकते हैं, खास तौर पर अपने साप्ताहिक फिटनेस रूटीन के लिए। अपनी नई आदतों को इन खास पलों से जोड़कर आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ने की संभावना बढ़ा लेते हैं। नई शुरुआत का असर बदलाव को आसान बना देता है, क्योंकि इससे आपके अंदर एक नया उद्देश्य आता है और आपके वर्तमान व्यवहार को उन पुरानी आदतों से अलग करने में मदद मिलती है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। नंबर 3, टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करके आदतें बनाना। नई आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो आदतें कठिन या अप्रिय लगती हैं। आदतें बनाना आसान बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इस तरीके में आप किसी ऐसी गतिविधि को जोड़ते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और किसी ऐसे काम के साथ जिसे आपको करना तो है लेकिन पसंद नहीं आता। टेम्पटेशन बंडलिंग क्या है? टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप एक ऐसा काम जोड़ते हैं जिसे करने में आपको कम दिलचस्पी है और उसे किसी ऐसी गतिविधि के साथ जोड़ते हैं जिसे आप मजेदार मानते हैं। इसका विचार यह है कि आनंददायक गतिविधि का इस्तेमाल उस काम को करने के लिए प्रेरणा के रूप में किया जाए जिसे आप टाल रहे हैं। जब आप दोनों को एक साथ करते हैं तो कम पसंदीदा काम भी आसान और आकर्षक लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं लेकिन इसे उबाऊ मानते हैं तो आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप व्यायाम करते समय अपने पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट ही सुनते हैं। इस तरह व्यायाम एक ऐसी चीज बन जाता है जिसका आप इंतजार करते हैं, क्योंकि यह आपके पसंदीदा म्यूजिक के साथ जुड़ा होता है। समय के साथ यह तरीका आपकी आदत को बनाए रखने में मदद करता है। टेम्पटेशन बंडलिंग को अपने जीवन में कैसे लागू करें? टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक ऐसी आदत चुनें जिसे आप अपनाना चाहते हैं और फिर कुछ ऐसा खोजें जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। नियम यह है कि आप केवल उस आनंददायक काम को तभी करेंगे
जब आप नई आदत का पालन कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप घर पर खाना पकाने की आदत बनाना चाहते हैं लेकिन यह आपको समय की बर्बादी लगता है, तो आप खाना पकाने को किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे टीवी शो देखना या ऑडियो बुक सुनना। नियम यह होगा कि आप केवल खाना बनाते समय ही वो शो या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इससे खाना पकाने का काम भी मजेदार बन जाएगा और आपको इस आदत पर टिके रहने में मदद मिलेगी। एक और उदाहरण हो सकता है पढ़ाई या किसी कठिन काम पर ध्यान केंद्रित करना। अगर पढ़ाई करना मुश्किल लगता है तो आप इसे अपनी पसंदीदा कॉफी या स्नैक के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह हो कि आप यह ट्रीट सिर्फ काम करते समय ही लेंगे। इस तरह ट्रीट एक इनाम बन जाता है और कठिन काम भी आसान और दिलचस्प लगने लगता है। इस तकनीक से आप एक ऐसा काम जिसे करना मुश्किल लगता है उसे एक आनंददायक गतिविधि के साथ जोड़कर सकारात्मक जुड़ाव बना सकते हैं। इससे आपके नए व्यवहार को अपनाने की संभावना बढ़ जाती है और समय के साथ आप इसे एक स्थायी आदत में बदल सकते हैं। नंबर 4, प्रतिबद्धता उपकरणों के साथ जवाबदेह बने रहना। कभी कभी हमारी प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाती है, खासकर जब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज सामने आती है। अपने लक्ष्यों पर टिके रहने का एक अच्छा तरीका है प्रतिबद्धता उपकरणों का इस्तेमाल करना। ये उपकरण आपके लिए ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो आपको छोटी छोटी इच्छाओं का शिकार होने से रोकती है, जिससे आपकी प्रगति बाधित हो सकती है। प्रतिबद्धता उपकरण क्या हैं? प्रतिबद्धता उपकरण वो तकनीकें या रणनीतियां होती हैं जो आपको आपकी योजना से न भटकने में मदद करती हैं। ये ऐसे नियम बनाते हैं जिनमें या तो आपको अपने लक्ष्य पूरे करने पर इनाम मिलता है या अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो सजा मिलती है। इन प्रणालियों को पहले से ही तैयार करके आप भविष्य में ध्यान भटकने या प्रलोभनों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो आप खुद के लिए एक सजा तय कर सकते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य सप्ताह में 3 दिन व्यायाम करना है तो आप तय कर सकते हैं कि अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपको किसी ऐसे कारण के लिए पैसे दान करने होंगे जिसे आप पसंद नहीं करते। इस सज्जा के डर से आप अपनी योजना के साथ बने रहेंगे। प्रतिबद्धता उपकरणों का सही उपयोग कैसे करें? इनका इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से अपने लक्ष्य के बारे में बात करें। जब दूसरे लोग आपके लक्ष्य के बारे में जानते हैं तो आप उस पर टिके रहने की ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उन्हें निराश नहीं करना चाहेंगे या अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेंगे। दूसरा तरीका है कि आप कुछ नियम तय करें, जैसे कि अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको किसी चैरिटी को पैसे दान करने होंगे। आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं, जैसे किसी खास मील के पत्थर तक पहुंचने पर अपने लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेना। प्रतिबद्धता उपकरण आपके काम के परिणामों को स्पष्ट बना देते हैं, चाहे वह आर्थिक सज्जा हो, सार्वजनिक वादा हो या इनाम प्रणाली हो। ये आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इनसे आप छोटी छोटी इच्छाओं का विरोध करना सीखते हैं और लंबी अवधि में सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, वर्तमान पूर्वाग्रह से लड़ना, तुरंत मिलने वाले इनाम को चुनने की आदत। बदलाव लाने में सबसे कठिन चीजों में से एक है वर्तमान पूर्वाग्रह का सामना करना। यह तब होता है जब हम भविष्य के फायदों की तुलना में तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा पसंद करते हैं। जब हमें आज के आनंद और कल के फायदे में से एक को चुनना होता है तो हमारा दिमाग अक्सर आज की संतुष्टि की तरफ खिंच जाता है, भले ही इससे हमारे लंबे समय के लक्ष्यों को नुकसान हो। वर्तमान पूर्वाग्रह क्या है? वर्तमान पूर्वाग्रह तब होता है जब हम भविष्य के बड़े लाभ के बजाय आज के छोटे से आनंद को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन अगर आज आपको कोई मजेदार चीज खरीदने का मौका मिलता है तो आप उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं। या फिर आप जानते हैं कि सेहतमंद खाना लंबे समय में फायदेमंद है, लेकिन इस समय आपका पसंदीदा ट्रीट ज्यादा लुभावना लगता है,
यह आदत हमारे बदलाव के प्रयासों को कमजोर कर देती है, क्योंकि यह हमें बड़े लक्ष्यों से भटका देती है। हम अक्सर वो फैसले लेते हैं जो तुरंत खुशी देते हैं, भले ही वे हमारे भविष्य के लिए अच्छे न हों। वर्तमान पूर्वाग्रह से कैसे बचें? वर्तमान पूर्वाग्रह को हराने का एक तरीका यह है कि आप भविष्य के फायदों को अभी के जैसा महसूस कराएं। आप ऐसा कर सकते हैं अपने भविष्य के लाभों की कल्पना करके। जैसे अगर आप फिटनेस की आदत डाल रहे हैं तो कल्पना करें कि कुछ महीनों बाद जब आप ज्यादा स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे तो कैसा लगेगा। भविष्य के इनाम की तस्वीर अपने दिमाग में साफ बनाकर आप उसे आज के समय में ज्यादा असली और प्रेरणादायक बना सकते हैं। एक और तरीका यह है कि आप अच्छे निर्णयों को अपने लिए आसान बना दें। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हर महीने एक निश्चित रकम को अपने बचत खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करवा दें, ताकि आपको हर बार इस बारे में सोचना न पड़े। जब फैसला खुद ही हो जाता है तो आप आज की खुशी को चुनने की गलती से बच सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि अल्पकालिक रूप से खुद को प्रेरित रख सकें। जैसे अगर आप अपने वर्कआउट या डाइट को पूरा करते हैं तो अपने आप को किसी छोटी ट्रीट जैसे कि पसंदीदा स्नैक या आराम का समय देकर पुरस्कृत करें। ये छोटे इनाम आपको अपनी आदतों से सकारात्मक जोड़ने में मदद करेंगे, जिससे आप लंबे समय तक टिके रह सकें। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रख सकते हैं और छोटे छोटे सुखों का शिकार होने से बच सकते हैं, जो आपकी प्रगति को कमजोर कर सकते हैं। नंबर 6, समय की अहमियत। बदलाव के लिए सही पल ढूंढना। बदलाव लाने में समय की बड़ी भूमिका होती है। हमारे जीवन के कुछ खास पल दूसरों से ज्यादा बदलाव के लिए सही होते हैं। सही समय पर बदलाव की कोशिश करने से आपको सफलता पाने में मदद मिलती है और इससे प्रक्रिया भी आसान और स्वाभाविक महसूस होती है। समय की ताकत। कुछ जीवन की घटनाएं स्वाभाविक रूप से बदलाव लाने के मौके देती हैं, जैसे कि नई नौकरी शुरू करना, नए घर में जाना या नए साल की शुरुआत। ये ऐसे पल होते हैं जब हम अपने जीवन पर दोबारा विचार करते हैं और बदलाव करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। ऐसे पल हमें मानसिक रूप से ताजा कर देते हैं, जिससे नई आदतें बनाना या नए लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। यहां तक कि छोटे छोटे मौके जैसे नए हफ्ते या महीने की शुरुआत भी हमें प्रेरित कर सकते हैं। शोध बताता है कि लोग नए समय की शुरुआत में अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिशों में ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि इससे एक नई शुरुआत का एहसास होता है। बदलाव के लिए सही समय का इस्तेमाल कैसे करें? समय की ताकत का पूरा लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि आप समझें कब आपको अपने लक्ष्यों पर काम शुरू करना चाहिए। अगर आप स्थायी बदलाव चाहते हैं तो अपने जीवन में ऐसे मौके तलाशें जो एक नई शुरुआत जैसे लगे। ये मौके आपके जन्मदिन, छुट्टियां या जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकते हैं। अपने नए लक्ष्य या आदत को किसी खास समय के साथ जोड़कर आप अपनी प्रेरणा बढ़ा सकते हैं और बदलाव को आसान बना सकते हैं। आप खुद भी अपने लिए नए शुरुआत के पल बना सकते हैं, जैसे आप महीने के पहले दिन या छुट्टी के बाद नई एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर सकते हैं। एक खास दिन चुनने से आपको मानसिक रूप से प्रेरणा मिलती है, जिससे नए बदलाव की शुरुआत करना आसान हो जाता है। समय का सही इस्तेमाल तब भी होता है जब आप समझते हैं कि आप कब सबसे ज्यादा उत्पादक या प्रेरित महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह आप ज्यादा ऊर्जावान होते हैं तो अपने सबसे कठिन काम उसी समय करने का प्लान बनाएं। अपने काम को अपने सबसे प्रेरित समय के साथ मिलाकर आप अपनी आदतों को बनाए रखने और स्थायी बदलाव लाने में ज्यादा सफल हो सकते हैं। नंबर 7, लचीलापन। असफलताओं से उभरना। जब आप अपने जीवन में कोई स्थायी बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो असफलताएं आना तय है। चाहे आप कितने भी प्रेरित हों या कितनी भी अच्छी योजना बनाएं, जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं। दीर्घकालिक सफलता की
कुंजी असफलताओं से बचने में नहीं, बल्कि उनसे जल्दी और अच्छे तरीके से उबरने में होती है। असफलताएं क्यों आती हैं? असफलताएं कई कारणों से हो सकती हैं। कभी कभी व्यस्त शेड्यूल, पारिवारिक जिम्मेदारियां या कोई अनपेक्षित घटना आपकी प्रगति को रोक सकती है। दूसरी बार प्रेरणा की कमी, आत्मसंदेह या खराब मूड जैसे आंतरिक कारण आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि असफलताएं बदलाव की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने हार मान ली है या आपको अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए। असफलताओं से उबरना सीखना उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे आपको स्थायी बदलाव लाने की यात्रा में सीखना चाहिए। असफलताओं से कैसे उबरें? असफलता के बाद उबरने का पहला कदम है खुद के प्रति दया दिखाना। असफलता के बाद यह सोचना आसान है कि मैंने हार मान ली या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ऐसा सोचना आपको दोबारा पटरी पर लौटने में और मुश्किल पैदा करता है। इसके बजाय अपने आप से समझदारी और सहानुभूति से पेश आई। खुद को याद दिलाए कि असफलताएं सामान्य हैं और एक गलती आपकी पूरी मेहनत को खत्म नहीं कर सकती। अगला कदम है अपनी असफलताओं से सीखना। खुद से पूछें कि कहां गलती हुई और आप आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाए, तो आप अपने व्यायाम को दिन के उस समय में कर सकते हैं जो आपके लिए अधिक सुविधाजनक हो। असफलता से सीखकर और अपनी योजना में बदलाव करके आप भविष्य में सफल होने के चांस को बढ़ा सकते हैं। आखिर में यह याद रखें कि प्रगति हमेशा सीधी नहीं होती। रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि आप चलते रहें। लचीलापन का मतलब है कि आप असफलताओं के बाद भी उठ खड़े होते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। नंबर 8, ट्रैक पर बने रहने के लिए सामाजिक समर्थन का उपयोग करना। स्थायी बदलाव लाने में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है सामाजिक समर्थन। जब हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हमें जिम्मेदार ठहराते हैं, तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। एक सहायक नेटवर्क का होना हमें लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखता है और मुश्किल समय में हार मानने से बचा सकता है। जवाबदेही की ताकत। जवाबदेही प्रेरणा बनाए रखने का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने लक्ष्य को किसी और के साथ साझा करते हैं, तो आप उसे पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहते जो आपके लक्ष्य के बारे में जानता है। यह सोचकर कि कोई और आपकी सफलता में दिलचस्पी रखता है, आप ज्यादा प्रेरित रहते हैं, चाहे आप कितना भी थका हुआ महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं या रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं, तो आपका उस पर टिके रहने का चांस ज्यादा होता है। आपको यह पता होता है कि वह दोस्त आपसे आपकी प्रगति के बारे में पूछेगा। यह बाहरी दबाव आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। सहायता प्रणाली कैसे बनाएं? सामाजिक समर्थन का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए जिसमें प्रोत्साहित करने वाले लोग हों। इसमें आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी या ऑनलाइन समुदाय हो सकते हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो सचमुच आपकी सफलता की परवाह करते हों और जो कठिन समय में आपको आलोचना नहीं बल्कि सकारात्मक सुझाव दें। एक अच्छी रणनीति है एक परिवर्तन साथी ढूंढना। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जैसे ही लक्ष्यों पर काम कर रहा हो और आपको प्रेरित करने के साथ साथ जवाबदेही के लिए भी मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो नियमित रूप से आपके साथ वर्कआउट कर सके। यह जानकर कि कोई और आपके साथ है, आपकी प्रेरणा बढ़ेगी और आपको लगातार प्रयास करने में मदद मिलेगी। जवाबदेही के अलावा सामाजिक समर्थन आपको भावनात्मक सहारा भी देता है। जब आप निराश या हताश महसूस कर रहे हों,
तो किसी से बात करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपको याद दिला सकता है कि आपने अपने लक्ष्य की शुरुआत क्यों की थी। नंबर 9, बदलाव को बढ़ावा देने वाला माहौल बनाना। आपका माहौल आपकी आदतों और व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करता है। अक्सर हम इस बात से अनजान होते हैं कि जिस भौतिक और सामाजिक वातावरण में हम समय बिताते हैं वह हमारी दिनचर्या को प्रभावित करता है। अगर आप एक ऐसा माहौल तैयार करें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है तो स्थायी बदलाव लाना आसान हो सकता है। माहौल आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? हमारा वातावरण हमारे फैसलों और कामों पर बड़ा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी रसोई में जंक फूड भरा हुआ है तो आपको उस प्रलोभन का विरोध करना कठिन लगेगा। इसी तरह, अगर आप काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं लेकिन आपका काम करने की जगह बिखरी हुई या ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी है तो आपकी एकाग्रता टूट सकती है। आपके आसपास के लोग भी आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आदतें बदलना नहीं चाहते, जैसे धूम्रपान करना या काम को टालना, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो आपके जैसे ही लक्ष्य रखते हैं तो प्रेरित रहना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा माहौल कैसे बनाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे? बदलाव को बढ़ावा देने वाला माहौल बनाने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के भौतिक माहौल में छोटे बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपनी रसोई में हेल्दी फूड रखें और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को पहुंच से दूर करें। अगर आप ज्यादा व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने वर्कआउट कपड़े तैयार करके रखें ताकि सुबह उठते ही आप तैयार हों। भौतिक माहौल के साथ साथ अपने सामाजिक माहौल के बारे में भी सोचें कि वह आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके जैसे ही लक्ष्य रखते हों या आपके प्रयासों का समर्थन करते हों। अगर आपके मौजूदा दोस्त या साथ काम करने वाले लोग ऐसी आदतों को अपनाते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं तो नए दोस्तों या समूहों को ढूंढना बेहतर होगा जो आपके विचारों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपके लक्ष्यों की राह में रुकावट न डाले बल्कि आपका साथ दे। जब आपका माहौल सही होगा तो सही फैसले लेना और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नंबर 10, आत्मचिंतन और प्रगति पर नजर रखने का महत्व। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने और प्रेरित रहने के लिए आत्मचिंतन और प्रगति पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करके आप यह देख सकते हैं कि क्या सही काम कर रहा है, क्या नहीं, और आप अपने तरीके में क्या सुधार कर सकते हैं। आत्मचिंतन क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मचिंतन का मतलब है अपने व्यवहार को समझना और मूल्यांकन करना। यह आपको यह जानने का मौका देता है कि आप कहां प्रगति कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। बिना आत्मचिंतन के, बिना किसी सार्थक बदलाव के अपनी दिनचर्या में चलते रहना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हर सप्ताह के अंत में यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं कि आपने अपना समय कैसे बिताया। क्या आप अपने निर्धारित कार्यों पर ध्यान केंद्रित रहे या आप गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद कर रहे थे? अपने कार्यों पर चिंतन करके आप उन पैटर्न को पहचान सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं और उन्हें बदलने के लिए अपने तरीके को सुधार सकते हैं। अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करें? अपनी प्रगति को ट्रैक करना आपको जिम्मेदारी और प्रेरणा देने का एक आसान तरीका है। चाहे आप फिटनेस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, पैसे बचा रहे हों या नया कौशल सीख रहे हों, अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखने से आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए,
अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो आप एक वर्कआउट जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप हर कसरत को लॉग करें, यह देखते हुए कि आपने कितनी देर तक व्यायाम किया और आपको कैसे महसूस हुआ। यह रिकॉर्ड आपको समय के साथ अपनी प्रगति देखने में मदद करेगा और जब आप निराश महसूस करें तो आपको प्रेरणा भी देगा। आप अपनी प्रगति ट्रैक करने के लिए ऐप या ऑनलाइन ट्रैकर जैसे डिजिटल टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बजटिंग ऐप आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने में मदद कर सकता है और यह दिखा सकता है कि आपने अपने लक्ष्य के लिए कितनी बचत की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ट्रैकिंग विधि खोजें जो आपके लिए काम करे और इसका लगातार उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। निष्कर्ष: हर किसी के लिए स्थायी बदलाव करना संभव है, लेकिन इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। हमें उन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बाधाओं को समझना होगा जो हमें पीछे धकेलती हैं। इसके बाद हम उन पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपना सकते हैं। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इस प्रक्रिया को आसान और अधिक संभव बना सकते हैं। याद रखें, असफलताएं इस यात्रा का हिस्सा हैं और लचीलापन यानी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। आत्मकरुणा यानी खुद पर दया करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन में स्थायी सुधार कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां फायदेमंद लगीं तो ऑडियो बुक जॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी जानकारी मिले जो आपके विकास और उद्देश्यपूर्ण जीवन में मदद करे। अगले वीडियो में मिलते हैं।